डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। रीबर्थ रिवेंज। चैप्टर 1। आखिरी रात। मुंबई की रात चमक रही थी हजारों रोशनियों से। ग्रैंड हयात होटल के बॉलरूम में सिंघानिया इंडस्ट्रीज की 25वीं एनिवर्सरी का भव्य आयोजन था। शैंपेन के गिलास चमक रहे थे, मेहमान मुस्कुरा रहे थे और आरव्या सिंघानिया, वो बस एक मुखौटा पहने खड़ी थी। 28 साल की आरव्या अपनी लाल रंग की डिजाइनर गाउन में किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। काले बाल परफेक्ट बन में बंधे थे, डायमंड के झुमके कानों में झिलमिला रहे थे और चेहरे पर एक व्यावसायिक मुस्कान थी। लेकिन उसकी गहरी काली आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो शायद किसी ने नोटिस नहीं की। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मिस सिंघानिया, आपने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, एक बिजनेसमैन ने शैंपेन का गिलास उठाते हुए कहा। थैंक यू, मिस्टर खन्ना, आरव्या ने अपनी प्रोफेशनल स्माइल के साथ जवाब दिया। पार्टी हॉल के एक कोने में खड़ी मालविका सिंघानिया, आरव्या की सौतेली माँ, अपनी बेटी नेहा से फुसफुसा रही थी। उसकी नकली मुस्कान आरव्या की तरफ थी, लेकिन आंखों में जहर। देखो इसे, कितना घमंड है इसमें। लगता है इस कंपनी की अकेली मालकिन है, नेहा ने ईर्ष्या से कहा। शांत रहो बेटी, मालविका ने धीमी आवाज में कहा, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। आज की रात के बाद ये सब हमारा होगा, सिर्फ थोड़ा इंतजार और। उसी समय अर्जुन सिंघानिया, आरव्या का सौतेला भाई, बार से 2 ड्रिंक्स लेकर आरव्या की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर भाईचारे की मुस्कान थी, लेकिन हाथ हल्के से कांप रहे थे। आरव्या दी, अर्जुन ने एक गिलास आरव्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये लो, आपकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी मोजितो। आज का दिन तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए। आरव्या ने एक पल के लिए अर्जुन को देखा। कुछ तो गड़बड़ था। अर्जुन कभी इतना प्यार से बात नहीं करता था, लेकिन शायद आज वो बदल गया है। शायद परिवार आखिरकार एक साथ है। थैंक्स, अर्जुन, आरव्या ने गिलास लेते हुए कहा। अर्जुन की आंखों में एक पल के लिए अपराध बोध चमका, लेकिन वो तुरंत छुप गया। वो मुस्कुराया और अपना गिलास आरव्या के गिलास से टकराया। टू सिंघानिया इंडस्ट्रीज और हमारे ब्राइट फ्यूचर, अर्जुन ने कहा। दोनों ने अपने ड्रिंक्स से एक घूंट लिया। अगले 15 मिनट आरव्या ने मेहमानों से बातें की, हंसी मजाक किया, फोटोज खिंचवाईं। लेकिन धीरे धीरे उसे अजीब महसूस होने लगा। सिर घूमने लगा, दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ पैर कांपने लगे। आई नीड सम एयर, आरव्या ने किसी से कहा और लड़खड़ाते हुए बालकनी की तरफ बढ़ी। उसने बालकनी का दरवाजा खोला और बाहर ठंडी हवा में कदम रखा। मुंबई की स्काईलाइन सामने थी, लेकिन उसकी नजर धुंधली होती जा रही थी। क्या हो रहा है मेरे साथ? वो बुदबुदाई। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। आरव्या ने मुड़कर देखा। मालविका, अर्जुन और नेहा तीनों बालकनी में आ गए थे। दरवाजा बंद कर दिया। अब उनके चेहरों पर कोई मुस्कान नहीं थी, सिर्फ एक खौफनाक, जीत भरी हंसी। तुमने, आरव्या की आवाज कांप रही थी। हाँ बेटी, मालविका ने ठंडी आवाज में कहा, करीब आते हुए। हमने तुम्हारी ड्रिंक में जहर मिलाया। और तुम्हें पता है सबसे मजेदार बात क्या है? कोई नहीं जानेगा। सब सोचेंगे तुम्हें हार्ट अटैक आया। लेकिन क्यों? आरव्या की आंखों से आंसू निकल आए। दर्द की वजह से नहीं, धोखे की वजह से। क्यों? अर्जुन ने हंसते हुए कहा। क्योंकि ये कंपनी
ये पैसा, ये सब कुछ मेरा होना चाहिए था। तुम सिर्फ एक लड़की हो, फिर भी पापा ने तुम्हें सब कुछ दे दिया। और तुम हमेशा इतनी परफेक्ट बनी रहती थी, नेहा ने नफरत से कहा। हर किसी की फेवरेट आरव्या। आज देखते हैं कितनी परफेक्ट हो तुम। आरव्या की टांगों में ताकत नहीं रही। वो धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगी। उसने बालकनी की रेलिंग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ फिसल गया। पापा, अगर वो जिंदा होते तो तुम्हें कभी माफ नहीं करते, आरव्या ने आखिरी ताकत से कहा। मालविका करीब आई और आरव्या के बालों को बेरहमी से पकड़ा। तुम्हारे पापा मर चुके हैं, बेटी, और जल्द ही तुम भी। आरव्या की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। दर्द असहनीय था। जिस्म जल रहा था, सांस रुक रही थी। लेकिन मरने से पहले आरव्या ने अपनी आखिरी ताकत जमा की और फुसफुसाई। मैं वापस आऊंगी। तुम तीनों को मैं बर्बाद कर दूंगी। ये आरव्या सिंघानिया का वादा है। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। मालविका ने आरव्या की नाड़ी चेक की। मर गई, उसने बेपरवाही से कहा। अब, नेहा ने घबराहट से पूछा। अब हम वापस पार्टी में जाएंगे, मालविका ने ठंडे दिमाग से कहा। 15 मिनट बाद मैं आऊंगी और चिल्लाऊंगी कि आरव्या को कुछ हो गया। एम्बुलेंस आएगी, डॉक्टर्स आएंगे, और सब कहेंगे सडन कार्डियक अरेस्ट। परफेक्ट प्लान। तीनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। फिर बालकनी से निकलकर अपने चेहरों पर फिर से मुखौटे लगाकर पार्टी में वापस चले गए। बालकनी में आरव्या की बेजान देह पड़ी रही। उसका लाल गाउन हवा में हल्का सा हिल रहा था। मुंबई की रात अब भी चमक रही थी, लेकिन एक सितारा बुझ चुका था। या शायद बुझा नहीं था। शायद बस एक नई शुरुआत का इंतजार कर रहा था। अगले चैप्टर में आरव्या अंधेरे में भटकती है और एक दिव्य शक्ति से मिलती है जो उसे दूसरा मौका देती है। चैप्टर 2, अंधेरे में रोशनी। आरव्या को लग रहा था जैसे वो किसी अंतहीन अंधेरे में गिर रही है। न कोई आवाज, न कोई रोशनी, न कोई एहसास। बस एक खालीपन, एक सन्नाटा जो डरावना था। मैं मर गई, उसने सोचा। लेकिन अगर वो मर गई थी, तो उसे इतना दर्द क्यों हो रहा था? सीने में, दिल में, आत्मा में। धोखा, विश्वासघात, नफरत। ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। अर्जुन की वो हंसी, मालविका की वो ठंडी आंखें, नेहा की वो नफरत भरी आवाज। नहीं, आरव्या चिल्लाई। उसकी आवाज उस खालीपन में गूंज गई। मैं यहां नहीं रुक सकती। मुझे वापस जाना है। मुझे बदला लेना है। अचानक दूर कहीं एक छोटी सी रोशनी चमकी। बहुत धीमी, बहुत दूर। आरव्या उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। या शायद वो रोशनी उसकी तरफ आ रही थी। इस अजीब जगह में समय और दिशा का कोई मतलब नहीं था। रोशनी तेज होती गई। पहले एक छोटा तारा, फिर एक चांद, फिर एक सूरज की तरह चमकदार। आरव्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली, तो वो एक अजीब जगह पर थी। सफेद। हर तरफ सिर्फ सफेद रोशनी। न जमीन दिख रही थी, न आसमान। बस एक अनंत सफेदी। आरव्या सिंघानिया। एक आवाज गूंजी। महिला की आवाज, लेकिन इतनी शक्तिशाली कि आरव्या के पूरे अस्तित्व में कंपन हो गया। रोशनी में से एक आकृति प्रकट हुई। एक महिला, लेकिन कोई साधारण महिला नहीं।
उसका चेहरा इतना चमकदार था कि साफ नहीं दिख रहा था। लंबे सफेद बाल, सफेद साड़ी और पूरे शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। आरव्या घुटनों के बल गिर गई। आप कौन हैं? मैं कई नामों से जानी जाती हूँ, महिला ने शांत आवाज में कहा। कोई मुझे देवी कहता है, कोई भाग्य की देवी, कोई न्याय की देवी, लेकिन तुम मुझे एक दोस्त समझ सकती हो। दोस्त? आरव्या ने हैरानी से पूछा। मैं मर चुकी हूँ। आप मुझे स्वर्ग या नरक ले जाने आई हैं? देवी ने हल्की सी मुस्कान दी। न स्वर्ग, न नरक। तुम्हारा समय अभी नहीं आया है, आरव्या। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। मतलब? आरव्या के दिल में एक उम्मीद जगी। देवी आरव्या के पास आई और उसके सिर पर हाथ रखा। तुरंत आरव्या के दिमाग में तस्वीरें घूमने लगी। एक दूसरी लड़की, 22 साल की, काले बाल, साधारण कपड़े, थकी हुई आंखें। वो एक कैफे में काम कर रही थी। फिर तस्वीर बदली, वही लड़की किसी से प्यार कर रही थी। राहुल नाम का लड़का। फिर धोखा, उस लड़के की एक और गर्लफ्रेंड। फिर एक दुर्घटना, नहीं, हत्या। वो लड़की सड़क पर खून में पड़ी थी, उसकी आखिरी सांसें। अनन्या शर्मा, देवी ने कहा। 22 साल की एक अनाथ लड़की। उसके साथ जिंदगी ने बहुत अन्याय किया। धोखा, गरीबी, अकेलापन। और फिर उसके प्रेमी राहुल और उसकी गर्लफ्रेंड सिमरन ने उसे मरवा दिया। क्यों? क्योंकि अनन्या ने उनका सच देख लिया था। आरव्या की आंखों में आंसू आ गए। बेचारी। लेकिन आप मुझे ये क्यों दिखा रही हैं? देवी ने अपना हाथ हटाया और आरव्या की आंखों में देखा। क्योंकि मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देने आई हूँ, आरव्या। एक मौका। पुनर्जन्म का। पुनर्जन्म? आरव्या की सांस रुक गई। हाँ। अनन्या की आत्मा भी यही है, इस खालीपन में भटक रही है। उसकी मृत्यु अचानक हुई, बहुत दर्द के साथ। उसके पास एक अधूरी इच्छा है, अपने असली माता पिता को ढूंढना। वो अनाथालय में पली बढ़ी, लेकिन उसे हमेशा लगता रहा कि उसके माता पिता कहीं जिंदा हैं। देवी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में एक छोटी सी रोशनी चमक रही थी। मैं तुम्हें अनन्या के शरीर में पुनर्जन्म दे सकती हूँ। उसकी आत्मा भी तुम्हारे साथ रहेगी। 2 आत्माएं, एक शरीर। तुम अपना बदला ले सकती हो और अनन्या को उसके माता पिता से मिलवा सकती हो। आरव्या ने एक पल सोचा। लेकिन इसकी कीमत क्या है? कुछ भी मुफ्त नहीं होता। देवी मुस्कुराई। चालाक लड़की। हाँ, कुछ शर्तें हैं। उसने अपनी उंगलियां उठाईं। पहली शर्त, तुम्हें अनन्या के हत्यारों को भी सजा दिलानी होगी। सिर्फ अपना बदला नहीं, उसका भी। मंजूर है, आरव्या ने तुरंत कहा। दूसरी शर्त, तुम्हें अनन्या के असली परिवार को ढूंढना होगा, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। मंजूर है। तीसरी शर्त, तुम्हें अपनी पहचान किसी को नहीं बताना है, न अपने पुराने परिवार को, न दोस्तों को। तुम अब अनन्या हो, आरव्या नहीं। सिर्फ जब सही समय आएगा, तब तुम सबके सामने अपनी असलियत जाहिर कर सकती हो। आरव्या ने गहरी सांस ली। और अगर मैं इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाई? देवी की आवाज गंभीर हो गई। तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस खालीपन में भटकती रहेगी। न पुनर्जन्म, न मोक्ष, सिर्फ अंधेरा। आरव्या ने देवी की आंखों में देखा। उसमें कोई धोखा नहीं था, कोई झूठ नहीं था। सिर्फ सच्चाई।
मैं तैयार हूँ, आरव्या ने दृढ़ता से कहा। मुझे ये मौका चाहिए। मैं अनन्या को न्याय दिलाऊंगी और अपना बदला भी लूंगी। देवी मुस्कुराई। मुझे पता था तुम हाँ कहोगी। लेकिन आरव्या, एक और बात। उसने आरव्या के माथे पर अपनी उंगली रखी। एक गर्म एहसास आरव्या के पूरे शरीर में फैल गया। मैं तुम्हें कुछ खास शक्तियां दे रही हूं। पहली, फोटोग्राफिक मेमोरी। तुम जो भी देखोगी, पढ़ोगी, सुनोगी, सब याद रहेगा। हर डिटेल। आरव्या की आंखें चमक उठीं। दूसरी शक्ति, तुम किसी भी स्किल को बहुत तेजी से सीख सकती हो। मार्शल आर्ट्स, कोडिंग, मेडिकल नॉलेज, कुछ भी। बस तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। और तीसरी शक्ति, तुम लोगों के झूठ को पकड़ सकती हो। जब कोई झूठ बोलेगा, तुम्हें महसूस होगा एक अजीब सा एहसास, दिल में चुभन। आरव्या ने अपने हाथ देखे। ये तो बहुत पावरफुल है। जरूरत भी है, देवी ने कहा। तुम्हारे दुश्मन बहुत ताकतवर हैं। मालविका, अर्जुन, नेहा, उनके पास पैसा है, पावर है, कनेक्शंस है। और अनन्या के दुश्मन भी कम खतरनाक नहीं है। देवी ने पीछे हटते हुए कहा, और हाँ, एक आखिरी बात। अनन्या की बॉडी अभी कोमा में है। दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती है। जब तुम उसके शरीर में प्रवेश करोगी, तो वो जाग जाएगी। लेकिन डॉक्टर्स को हैरानी होगी क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो बचेगी। कोमा में? आरव्या ने पूछा। कितने दिन से? 3 दिन। और देवी ने रुककर कहा, एक चौंकाने वाली बात है। अनन्या प्रेग्नेंट है। 3 महीने। आरव्या का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? लेकिन राहुल ने? हाँ, राहुल ही बाप है। लेकिन उसे नहीं पता। और अनन्या को भी उसकी मौत से पहले ही पता चला था। यही तो कारण था कि राहुल और सिमरन ने उसे मारने का फैसला किया। अनन्या उनकी प्लानिंग में रुकावट बन रही थी। आरव्या की मुट्ठियां भिंज गईं। तो मुझे एक बच्चे की भी जिम्मेदारी संभालनी होगी? अगर तुम चाहो तो, देवी ने धीरे से कहा। या फिर? निर्णय तुम्हारा है। लेकिन याद रखो, ये बच्चा निर्दोष है। आरव्या ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं इसे संभालूंगी। सब कुछ। देवी ने अपने दोनों हाथ आरव्या के कंधों पर रखे। तो तैयार हो? हाँ, आरव्या ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। देवी की आवाज अब और भी गूंजने लगी, जैसे हजारों आवाजें एक साथ बोल रही हों। आरव्या सिंघानिया, मैं तुम्हें नया जीवन देती हूँ। अनन्या शर्मा के शरीर में, नए नाम से, नई पहचान से। जाओ और न्याय लो। अपने लिए और उसके लिए। अचानक एक तेज रोशनी फूट पड़ी। आरव्या को लगा जैसे वो फिर से गिर रही है, लेकिन इस बार ऊपर की तरफ। तेज और तेज और तेज और फिर अंधेरा। लेकिन ये अंधेरा अलग था। इसमें कुछ आवाजें थी। मशीनों की बीप, लोगों की फुसफुसाहट, अस्पताल की खास गंध। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, आरव्या। नहीं, अब अनन्या ने अपनी आंखें खोलीं। सफेद छत, ट्यूबलाइट, और एक नर्स जो चौंक कर उसे देख रही थी। डॉक्टर, डॉक्टर साहब। वो जाग गई। पेशेंट जाग गई। और इस तरह आरव्या सिंघानिया का दूसरा जीवन शुरू हुआ। अनन्या शर्मा के शरीर में, एक नए मिशन के साथ, एक नई आंख के साथ।
बदले की आग। अगले चैप्टर में अनन्या आरव्या अस्पताल में जागती है और अनन्या की यादों से रूबरू होती है। उसे अपनी नई जिंदगी की सच्चाई का सामना करना होगा। चैप्टर 3, नया जन्म, पुरानी यादें। पेशेंट का बीपी स्टेबल है, हार्ट रेट नॉर्मल, ऑक्सीजन लेवल 98%। ये तो मिरेकल है। डॉक्टर की आवाज दूर से आ रही थी, जैसे कोई पानी के नीचे से बोल रहा हो। अनन्या। नहीं, आरव्या। नहीं, अब दोनों एक साथ। ने अपनी आंखें पूरी तरह खोलने की कोशिश की। रोशनी तेज थी। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। पूरा शरीर भारी लग रहा था, जैसे महीनों से इस्तेमाल नहीं हुआ हो। अनन्या, अनन्या, मुझे सुनाई दे रहा है। एक डॉक्टर उसके चेहरे के पास आया। चश्मा, सफेद कोट, चिंतित चेहरा। मैं डॉक्टर मेहता हूं। तुम 3 दिन से कोमा में थी। हम सबको डर था कि खैर तुम जाग गई। ये बहुत अच्छी बात है। अनन्या ने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन गला सूख गया था। आवाज नहीं निकली। पानी, वो फुसफुसाई। नर्स तुरंत एक गिलास पानी लेकर आई और धीरे से उसे पिलाया। पानी गले से उतरा तो राहत मिली। बेहतर? डॉक्टर मेहता ने पूछा। अनन्या ने हामी में सिर हिलाया। फिर उसने धीरे धीरे अपने आसपास देखा। एक छोटा अस्पताल का कमरा। बहुत फैंसी नहीं, सरकारी अस्पताल लग रहा था। दीवारें पुरानी, पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। खिड़की से बाहर मुंबई की भीड़-भाड़ दिख रही थी। तो ये है अनन्या की दुनिया, अनन्या ने सोचा। आरव्या के प्राइवेट अस्पताल के लक्जरी रूम से बिल्कुल अलग। तभी उसके दिमाग में अचानक कुछ फ्लैश हुआ। एक छोटा सा कमरा, पुराना फर्नीचर। एक लड़की दर्पण के सामने खड़ी है और अपने बालों में फूल लगा रही है। वो मुस्कुरा रही है, खुश है। आज उसकी सालगिरह है राहुल के साथ। 1 साल का प्यार। फिर दृश्य बदला। वही लड़की अब रो रही है। मोबाइल हाथ में है। स्क्रीन पर राहुल की फोटो दिख रही है, किसी और लड़की के साथ। लिपट के। कैप्शन, विथ माई रियल लव @सिमन। फिर और दृश्य। तुम झूठ बोल रही हो, राहुल चिल्ला रहा है। मैं सिमन से प्यार करता हूं, तुमसे नहीं। तुम तो बस एक टाइम पास थी। लेकिन राहुल, मैं प्रेग्नेंट हूं, अनन्या रोते हुए कह रही है। राहुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये बच्चा मेरा नहीं है। और अगर किसी को बताया ना, तो। अचानक एक जोर का धक्का। अनन्या सड़क पर गिर रही है। एक कार तेजी से आ रही है। और ड्राइवर की सीट पर सिमन बैठी है, मुस्कुराती हुई। नहीं! अनन्या चिल्लाई और अस्पताल के बेड पर उठ बैठी। पूरा शरीर पसीने से तर था, सांसें तेज चल रही थी। अरे अरे, शांत हो जाओ, डॉक्टर मेहता ने उसके कंधों को सहारा देते हुए कहा। तुम सुरक्षित हो। बस एक बुरा सपना था। सपना नहीं, अनन्या ने फुसफुसाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये असली था। अनन्या के साथ, मेरे साथ, ये सब असली में हुआ था। तभी उसे एहसास हुआ। ये अनन्या की यादें थी। उसकी मेमोरीज जो अब आरव्या के साथ मर्ज हो रही थी। एक के बाद एक, जैसे फिल्म के दृश्य। अनन्या का बचपन, अनाथालय की ठंडी रातें, दूसरे बच्चों की बदमाशी, एक छोटी डायरी जिसमें लिखा था, काश मेरे भी मम्मी पापा होते। फिर बड़ी हो रही अनन्या।
18 की उम्र में अनाथालय छोड़ना, एक छोटे से कैफे में नौकरी, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम, थके हुए पैर लेकिन मन में सपने। फिर राहुल का आना, पहली मुलाकात, कैफे में कॉफी ऑर्डर करते हुए, उसकी मुस्कान, अनन्या का दिल पहली बार किसी के लिए धड़का। 6 महीने की दोस्ती, फिर प्यार का इकरार, खुशी के वो दिन, लेकिन फिर सच्चाई। राहुल की असली गर्लफ्रेंड सिमरन, एक अमीर लड़की, और राहुल सिर्फ उससे प्यार करता था, अनन्या से नहीं। अनन्या बस एक मूर्ख लड़की थी जिसे इस्तेमाल किया गया। और फिर वो दुर्घटना जो दुर्घटना नहीं थी। सिमरन ने जानबूझकर कार चलाई थी अनन्या की तरफ। उसकी हंसी अभी भी कानों में गूंज रही थी। बेचारी अनन्या, आरव्या ने मन ही मन कहा, तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन अब चिंता मत करो, मैं हूं ना। हम दोनों मिलकर हर किसी को सबक सिखाएंगे। तभी उसे महसूस हुआ, कोई और आवाज उसके दिमाग में गूंजी, कमजोर, धीमी, लेकिन साफ। थैंक यू आरव्या दीदी, मैं जानती थी कोई तो आएगा मेरी मदद करने। अनन्या की आत्मा, तुम मेरी बात सुन सकती हो? आरव्या ने मन ही मन पूछा। हाँ, हम अब एक हैं, 2 आत्माएं, एक शरीर। मैं यहाँ हूं, तुम्हारे साथ। हम मिलकर लड़ेंगे। एक अजीब सी गर्माहट आरव्या के दिल में फैली। वो अकेली नहीं थी, अनन्या उसके साथ थी। अनन्या, डॉक्टर मेहता की आवाज ने उसे वापस रियलिटी में लाया। तुम ठीक हो? अनन्या ने पलकें झपकाईं और डॉक्टर को देखा। हाँ, मैं ठीक हूं। बस बहुत सारी यादें आ रही हैं। डॉक्टर ने समझदारी से सिर हिलाया। ये नॉर्मल है, कोमा के बाद ऐसा होता है। तुम्हें आराम की जरूरत है। फिर डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली। अनन्या, तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हारी दुर्घटना, वो बहुत गंभीर थी। सिर में चोट, पसलियां टूटी थी, इंटरनल ब्लीडिंग। लेकिन उसने रुककर अनन्या की आंखों में देखा। लेकिन तुम्हारा बच्चा बच गया। तुम अभी भी 3 महीने की प्रेग्नेंट हो। बेबी बिल्कुल हेल्दी है। अनन्या का हाथ अपने आप अपने पेट पर चला गया। वहां एक छोटा सा उभार था, अंदर एक नन्ही सी जान। मेरा बच्चा, अनन्या की आत्मा फुसफुसाई। प्लीज, इसे बचा लेना। ये निर्दोष है। मैं वादा करती हूं, आरव्या ने मन में कहा। ये बच्चा मेरा भी है अब, और मैं इसे पूरे प्यार से पालूंगी। डॉक्टर साहब, अनन्या ने धीरे से पूछा, मेरा मेरा कोई नहीं आया पूछने के लिए कि मैं ठीक हूं? डॉक्टर का चेहरा उदास हो गया। तुम्हारे दफ्तर से किसी ने नहीं, और जहां तक मुझे पता है, तुम्हारा कोई फैमिली नहीं है। कोई पुलिस केस? अनन्या ने पूछा। उसे पता था ये हिट एंड रन नहीं था, मर्डर अटेम्प्ट था। डॉक्टर ने सिर हिलाया। हिट एंड रन केस रजिस्टर हुआ था, लेकिन ड्राइवर नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज में कार का नंबर साफ नहीं दिखा। बिल्कुल, आरव्या ने सोचा। सिमरन ने अच्छे से प्लान किया होगा। अमीर लड़की है, कनेक्शंस होंगे। डॉक्टर उठे। अभी तुम आराम करो, कुछ दिनों में तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। और हाँ, उन्होंने अपनी जेब से एक पुर्जा निकाला, तुम्हारा बिल। सरकारी अस्पताल है तो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी। अनन्या ने बिल देखा। 45,000 रुपए।
उसने अपना माथा पकड़ लिया। अनन्या की बचत में सिर्फ 8,000 रुपए थे। बाकी पैसे कहाँ से आएंगे? चिंता मत करो, आरव्या ने अनन्या की आत्मा को दिलासा दिया। मैं अब हूं ना, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन कैसे? आरव्या के पास करोड़ों थे, लेकिन अनन्या के पास कुछ नहीं। उसके बैंक अकाउंट में मुश्किल से कुछ 1,000 रुपए। तभी अनन्या को अचानक कुछ याद आया। देवी ने उसे जो शक्तियां दी थी, फोटोग्राफिक मेमोरी, तेज सीखने की क्षमता, झूठ पकड़ने की शक्ति। ठीक है, अनन्या ने सोचा, पहले स्थिति को समझते हैं, फिर प्लान बनाते हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और अनन्या की सारी यादों को एक बार फिर से देखा। इस बार ध्यान से। अनन्या काम करती थी ब्रियो बाइट्स कैफे में। ओनर था मिस्टर शर्मा, एक दयालु इंसान जिसने अनन्या को नौकरी दी थी। सैलरी 15,000 महीने की, किराया 8,000 का, बाकी खाने पीने में। राहुल मल्होत्रा, 26 साल का लड़का, एक एटी कंपनी में काम करता था। सिमरन के परिवार से कनेक्शंस थे। सिमरन की फैमिली के पास कंस्ट्रक्शन बिजनेस था। सिमरन कपूर, 24 साल की बिगड़ी हुई अमीर लड़की, पापा के पैसे पर ऐश करती थी। राहुल से सच में प्यार करती थी और अनन्या को कंपटीशन मानती थी। और फिर वो दिन, जब अनन्या ने राहुल और सिमरन को एक साथ देखा था, एक रेस्टोरेंट में किस करते हुए। अनन्या का दिल टूट गया था। अगले दिन जब अनन्या ने राहुल से सवाल किया, तो उसने साफ साफ कह दिया, तुमसे कभी प्यार नहीं किया, तुम बस एक मजाक थी। और फिर जब अनन्या ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है, राहुल ने धमकी दी, अगर किसी को बताया तो बच्चे के साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। 2 दिन बाद सिमरन की कार ने अनन्या को टक्कर मार दी, इंटेंशनली। अनन्या की आंखें खुली। अब उसके चेहरे पर गुस्सा और दृढ़ संकल्प था। राहुल मल्होत्रा, सिमरन कपूर, वो फुसफुसाई, तुम दोनों ने गलत लड़की को मारने की कोशिश की। अब देखो मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद करती हूं। तभी उसके दिमाग में एक और विचार आया। मालविका, अर्जुन, नेहा, उनका क्या? धैर्य रखो, उसने खुद को समझाया। पहले अनन्या के दुश्मनों से निपटते हैं, उसी बीच खुद को मजबूत बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं। और फिर आरव्या सिंघानिया की वापसी होगी। जबरदस्त वापसी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। और मेरा बच्चा, तुम्हें मैं सबसे बेहतरीन जिंदगी दूंगी। वादा। खिड़की से बाहर सूरज छिप रहा था। मुंबई की रातें फिर से जिंदा हो रही थी। कहीं दूर, उसी शहर में मालविका अपनी जीत का जश्न मना रही होगी। राहुल और सिमरन सोच रहे होंगे कि अनन्या मर गई। लेकिन वो नहीं जानते थे, असली गेम अब शुरू होने वाला था। और इस बार अनन्या नहीं, आरव्या नहीं, दोनों मिलकर जीतेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले चैप्टर में अनन्या अस्पताल से डिस्चार्ज होती है और अपनी पुरानी जिंदगी का सामना करती है। पैसों की किल्लत, बिल भरने की टेंशन और सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या करना है। चैप्टर 4, नई शुरुआत, पुरानी चुनौतियां। 3 दिन बाद अनन्या अस्पताल के गेट पर खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें उसके कुछ पुराने कपड़े थे। डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन सख्त हिदायत दी थी, कोई भारी काम नहीं, पूरा आराम, और हर हफ्ते चेकअप के लिए आना। अनन्या ने अपने पर्स में देखा।
सिर्फ 3,200 रुपए बचे थे। अस्पताल का बिल चुकाने के लिए उसे अपनी पूरी बचत खत्म करनी पड़ी थी और मिस्टर शर्मा, कैफे के मालिक, से भी 15,000 रुपए उधार लेने पड़े थे। शुक्र है मिस्टर शर्मा ने मदद की, अनन्या ने सोचा। वरना वो अच्छे इंसान हैं, अनन्या की आत्मा ने कहा। उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है। अनन्या ने एक ऑटो रोका। भाई, गोरेगांव ईस्ट, शांति नगर, 80 रुपए, ऑटो वाले ने कहा। अनन्या बैठ गई। जैसे जैसे ऑटो चल रहा था, वो मुंबई की सड़कों को देख रही थी। 1 महीने पहले आरव्या सिंघानिया अपनी मर्सिडीज में इन्हीं सड़कों पर चलती थी। एसी, म्यूजिक और ड्राइवर। अब वो एक खटारा ऑटो में बैठी थी। हर उछाल पर उसके शरीर में दर्द हो रहा था। लेकिन आरव्या ने हार नहीं मानी। ये सिर्फ शुरुआत है। मुझे फिर से ऊपर उठना है। 40 मिनट बाद ऑटो एक पुरानी इमारत के सामने रुका। 3 मंजिला इमारत, पेंट उतर गया था, सीढ़ियां टूटी हुई थी। अनन्या दूसरी मंजिल पर चढ़ी। रूम नंबर 204। उसने चाबी निकाली और दरवाजा खोला। एक छोटा सा कमरा, शायद 10x10 फीट। एक सिंगल बेड, एक छोटी अलमारी, एक टेबल कुर्सी और कोने में एक छोटी रसोई। बाथरूम साझा था, हर फ्लोर पर एक। आरव्या के लिए ये शौक था। उसका बेडरूम तो इससे 10 गुना बड़ा था। लेकिन अनन्या के लिए ये घर था, उसका अपना छोटा सा घर। अनन्या ने बैग नीचे रखा और बेड पर बैठ गई। कमरे में धूल जमी हुई थी। 3 दिन से कोई नहीं आया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? अनन्या ने पूछा। मैं, मीरा, बगल के कमरे से। अनन्या ने दरवाजा खोला। सामने एक 30 साल की महिला खड़ी थी। सिंपल साड़ी, चेहरे पर चिंता। अनन्या, तुम ठीक हो? मीरा ने पूछा। मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। बहुत चिंता हो रही थी। मैं अस्पताल आने वाली थी, लेकिन बच्चे बीमार थे और। कोई बात नहीं, मीरा दीदी, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या की यादों से उसे पता था कि मीरा एक अच्छी पड़ोसन थी। विधवा, 2 छोटे बच्चे, कपड़े सिलकर गुजारा करती थी। मीरा ने अनन्या को ऊपर से नीचे देखा। तुम बहुत कमजोर हो गई हो। चलो, मेरे पास आओ। मैंने खाना बनाया है। नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ। कोई बहस नहीं, मीरा ने अनन्या का हाथ पकड़ा। तुम अकेली हो, तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं। कम से कम खाना तो खा लो। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। आरव्या सिंघानिया को कभी इतना प्यार नहीं मिला था अपने परिवार से। लेकिन अनन्या को एक अजनबी पड़ोसन से इतनी फिक्र। दोनों मीरा के कमरे में गईं। वहां 2 बच्चे खेल रहे थे, 7 साल का राज और 5 साल की पूजा। आंटी, पूजा खुशी से चिल्लाई और अनन्या से लिपट गई। अनन्या ने उसे उठाया। बच्चे की खुशबू, उसकी मासूमियत। अचानक अनन्या को अपने पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल आया। कुछ महीनों बाद मेरे भी बच्चा होगा, उसने सोचा। खुशी और डर दोनों महसूस हुआ। मीरा ने खाना परोसा, साधारण दाल चावल और सब्जी। लेकिन इतना स्वादिष्ट था कि अनन्या ने पूरा खा लिया। खाने के बाद मीरा ने धीरे से पूछा, अनन्या, तुम्हारा हॉस्पिटल बिल कैसे भरा? अनन्या ने झूठ बोलने के बारे में सोचा, लेकिन फिर सच बता दिया। मिस्टर शर्मा ने पैसे दिए। अब मुझ पर 15,000 का कर्ज है। मीरा ने चिंता से सिर हिलाया। और अब?
वापस काम पर जाओगी? हाँ, अनन्या ने कहा। कल से। लेकिन डॉक्टर ने आराम करने को कहा होगा। पैसे नहीं हैं, दीदी, अनन्या ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। किराया भी देना है, खाना भी खाना है। मीरा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अनन्या के फोन पर कॉल आई। नंबर देखकर अनन्या का चेहरा सख्त हो गया। राहुल, ये हिम्मत कैसे हुई इसकी? आरव्या गुस्से से सोचने लगी। शांत रहो, अनन्या की आत्मा ने कहा। देखते हैं क्या चाहता है। अनन्या ने कॉल उठाई। हेलो? अनन्या, राहुल की आवाज आई, फर्जी चिंता से भरी। तुम ठीक हो? मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। मैं बहुत वरीड था। अनन्या की देवी द्वारा दी गई शक्ति एक्टिवेट हो गई। दिल में एक चुभन, राहुल झूठ बोल रहा था। उसे कोई चिंता नहीं थी। हाँ राहुल, मैं ठीक हूँ, अनन्या ने सपाट आवाज में कहा। देखो अनन्या, राहुल ने नर्वस आवाज में कहा, जो हमारे बीच हुआ, मुझे माफ कर दो। मैं बुरा इंसान था। लेकिन अब क्या? अनन्या ने पूछा। अब मैं चाहता हूं कि हम दोस्त बन सकते हैं। I mean, पास्ट को भूल जाओ और फिर से वही चुभन। झूठ। पूरी बात झूठ थी। अनन्या समझ गई। राहुल को डर था कि अनन्या पुलिस में कंप्लेंट कर देगी या सिमरन को सच बता देगी। इसलिए वो डैमेज कंट्रोल कर रहा था। राहुल, अनन्या ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने मुझसे सिर्फ इस्तेमाल किया, धोखा दिया, और अब तुम फ्रेंडशिप की बात कर रहे हो? अनन्या प्लीज। और हाँ, अनन्या ने इंटरप्ट किया, तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूं? तुम्हारा बच्चा? फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा। फिर राहुल की आवाज आई, अब ठंडी और खतरनाक। अनन्या, वो बच्चा मेरा नहीं है। और अगर तुमने ये बात किसी को बताई, खासकर सिमरन को, तो क्या? अनन्या ने चैलेंज किया। फिर से मुझे मारने की कोशिश करोगे? तुम्हारा वो एक्सीडेंट, वो सच में एक्सीडेंट था, राहुल ने झूठ बोला। लेकिन अनन्या को पता था वो झूठ बोल रहा था। झूठ मत बोलो, राहुल, अनन्या ने कहा। मैं जानती हूं सिमरन ने जानबूझकर मुझे मारा। तुम दोनों ने मिलकर प्लान किया था। राहुल की सांस तेज हो गई। तुम प्रूव नहीं कर सकती। शायद अभी नहीं, अनन्या ने धीरे से कहा। लेकिन एक दिन मैं जरूर करूंगी। और उस दिन तुम दोनों जेल में सड़ोगे। तुम थ्रेट दे रही हो मुझे, राहुल गुस्से से बोला। नहीं, अनन्या ने शांति से कहा। मैं प्रॉमिस दे रही हूं। और उसने कॉल काट दी। मीरा शॉक थी। अनन्या, वो राहुल, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड? उसने? अनन्या ने सिर हिलाया। हाँ दीदी, वो और उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गई। और अब मैं अपना हक लूंगी। मीरा ने अनन्या का हाथ पकड़ा। तुम्हें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। प्रूफ नहीं है, अनन्या ने कहा। सीसीटीवी फुटेज क्लियर नहीं था। और राहुल और सिमरन के पास पैसा है, कनेक्शंस है। पुलिस मेरी बात नहीं सुनेगी। तो फिर? अनन्या की आंखों में एक चमक आई। तो फिर मैं खुद अपना जस्टिस लूंगी। बट स्मार्टली, धीरे धीरे। मैं इन दोनों को ऐसे बर्बाद करूंगी कि इन्हें पता भी नहीं चलेगा। शाम को अनन्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने अपना लैपटॉप खोला,
एक पुराना सेकंड हैंड लैपटॉप जो अनन्या ने 2 साल पहले खरीदा था। चलो काम शुरू करते हैं, अनन्या ने खुद से कहा। उसने गूगल पर सर्च किया, राहुल मल्होत्रा 80 प्रोफेशनल मुंबई। कुछ रिजल्ट्स आए। उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल, कंपनी की वेबसाइट, कुछ फोटोज। फिर उसने सर्च किया, सिमरन कपूर मुंबई। और यहाँ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली। सिमरन की फैमिली कपूर कंस्ट्रक्शंस, मुंबई की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, 500 करोड़ का टर्नओवर। पिता विनोद कपूर, बड़े पॉलिटिशियन से कनेक्शंस। पावरफुल फैमिली, आरव्या ने सोचा। बट नॉट इनविंसिबल। अनन्या ने अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल किया, फोटोग्राफिक मेमोरी। उसने हर डिटेल याद की। राहुल की कंपनी, उसके कोलीग्स, सिमरन की फैमिली बिजनेस, उनके कनेक्शंस। फिर उसने एक नोटबुक निकाली और प्लान बनाना शुरू किया। स्टेप 1, पैसे कमाना। बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। स्टेप 2, राहुल और सिमरन के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। स्टेप 3, उनके खिलाफ प्रूफ तैयार करना। स्टेप 4, धीरे धीरे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। स्टेप 5, फाइनल स्ट्राइक, सबके सामने उनकी सच्चाई लाना। अनन्या मुस्कुराई। ये वही स्ट्रैटेजी थी जो आरव्या बिजनेस में इस्तेमाल करती थी। धीरे धीरे, केयरफुली, और फिर एक झटके में सब कुछ खत्म। लेकिन पैसे कैसे कमाएं? कैफे की नौकरी से सिर्फ 15,000 महीना मिलता था। इससे बस किराया और खाना ही हो पाता था। उसे कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। तभी उसकी नज़र अपने कोडिंग स्किल्स पर गई। आरव्या को कोडिंग आती थी, बेसिक लेवल। लेकिन देवी ने जो शक्ति दी थी, किसी भी स्किल को तेजी से सीखना, उसका इस्तेमाल करके वो एडवांस्ड कोडिंग सीख सकती थी। फ्रीलांसिंग, अनन्या ने खुशी से कहा। मैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर सकती हूँ। वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस। उसने तुरंत यूट्यूब खोला और कोडिंग ट्यूटोरियल्स देखना शुरू किया। पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड.js। और जादू हो गया। जो कॉन्सेप्ट्स नॉर्मली हफ्तों में समझ आते, वो घंटों में क्लियर हो गए। देवी की शक्ति काम कर रही थी। पूरी रात अनन्या ने कोडिंग सीखी। सुबह 4 बजे जब उसने लैपटॉप बंद किया, तो वो एक बेसिक वेबसाइट बना चुकी थी। परफेक्ट, वो मुस्कुराई। अब मैं अपवर्क और फाइवर पर प्रोफाइल बना सकती हूँ। छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करूंगी, फिर धीरे धीरे बड़े क्लाइंट्स। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। बेबी, तुम्हारी मम्मी हारने वाली नहीं है। हम साथ में लड़ेंगे और जीतेंगे। खिड़की से बाहर सूरज निकल रहा था। एक नया दिन, नई उम्मीदें। अनन्या जानती थी रास्ता लंबा और मुश्किल है, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके अंदर 2 आत्माएं थीं, अनन्या और आरव्या। दोनों ने अन्याय सहा था। दोनों को न्याय चाहिए था। और वो न्याय मिलकर लेंगी, चाहे कितना भी समय लगे। अगले चैप्टर में अनन्या कैफे में वापस जाती है और एक अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर होता है। कौन है वो मिस्टीरियस पर्सन जो अनन्या की जिंदगी में एंट्री लेने वाला है? चैप्टर 5, रहस्यमयी मुलाकात। अगली सुबह 6 बजे अनन्या ने अपना पुराना जीन्स और सफेद टी-शर्ट पहनी, बालों को पोनीटेल में बांधा और ब्रू बाइट्स कैफे की तरफ निकल पड़ी। उसका शरीर अभी भी दर्द कर रहा था, लेकिन उसे काम पर जाना ही था। 15 मिनट की वॉक के बाद वो कैफे के सामने पहुंची। एक छोटा सा कोजी कैफे, लकड़ी की डेकोरेशन, खिड़कियों पर पर्दे और दीवारों पर पेंटिंग्स। ये जगह अनन्या को हमेशा शांति देती थी। उसने दरवाजा खोला।
अंदर मिस्टर शर्मा ऑलरेडी मौजूद थे। 55 साल के, दयालु चेहरा, सफेद बाल। अनन्या, मिस्टर शर्मा ने हैरानी से कहा, तुम? अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। डॉक्टर ने क्या कहा था? मैं ठीक हूँ, सर, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। और मुझे काम की जरूरत है। आपने मेरे लिए इतना किया। मैं जल्द से जल्द कर्ज चुकाना चाहती हूँ। मिस्टर शर्मा की आंखें नम हो गईं। बेटा, तुम मेरी बेटी जैसी हो। कर्ज की बात मत करो। नहीं सर, अनन्या ने दृढ़ता से कहा। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। प्लीज। मिस्टर शर्मा ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन हैवी काम नहीं। बस काउंटर पर रहोगी, ऑर्डर्स लोगी। समझी? थैंक यू, सर। सुबह 8 बजे कैफे में कस्टमर्स आने लगे। ऑफिस जाने वाले लोग, स्टूडेंट्स, कुछ रेगुलर कस्टमर्स। अनन्या काउंटर पर खड़ी थी, ऑर्डर्स ले रही थी और मुस्कुरा रही थी। लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। वो सोच रही थी अपने रिवेंज प्लान के बारे में। पहले स्टेबल होना होगा, आरव्या ने सोचा। फिर इन्फॉर्मेशन गैदर करूंगी। फिर स्ट्राइक। तभी कैफे का डोर खुला और एक आदमी अंदर आया। अनन्या ने ऊपर देखा और एक पल के लिए सांस रुक गई। वो आदमी करीब 6 फीट लंबा था। परफेक्ट टेलर्ड ब्लैक सूट, क्रिस्प व्हाइट शर्ट, नो टाई, थोड़ा कैजुअल येट प्रोफेशनल लुक। शार्प जॉलाइन, गहरी काली आंखें और चेहरे पर एक ऐसा ऑरा जो कहता था, आई एम इन कंट्रोल। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, अनन्या ने उसे पहचान लिया। विक्रम राठौर। आरव्या की यादों में ये नाम था। विक्रम राठौर, मुंबई के अंडरवर्ल्ड का सबसे पावरफुल और मिस्टीरियस माफिया बॉस। लेकिन सरफेस पर वो एक लेजिटिमेट बिजनेसमैन था। रियल एस्टेट, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, हॉस्पिटैलिटी, सब लीगल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आरव्या उससे मिली थी एक बिजनेस पार्टी में कुछ महीने पहले। वो कॉन्वर्सेशन ब्रीफ था, लेकिन आरव्या को याद था उसकी इंटेंस गेस। क्या वो? अनन्या ने सोचा। लेकिन नहीं, विक्रम राठौर जैसा आदमी इस छोटे से कैफे में क्यों आएगा? विक्रम काउंटर की तरफ आया। उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स थे, काले सूट में, ईयरपीस लगाए। ब्लैक कॉफी, स्ट्रॉन्ग, नो शुगर, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज डीप थी, कमांडिंग। श्योर, सर, अनन्या ने प्रोफेशनली कहा और ऑर्डर नोट किया। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें विक्रम की आंखों से मिली। और एक पल के लिए विक्रम रुक गया। उसकी आंखों में कुछ फ्लैश हुआ। पहचान? हैरानी? कुछ और? आप? विक्रम ने धीरे से कहा। अनन्या की दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या उसने मुझे पहचान लिया? लेकिन कैसे? मैं अब अनन्या हूं, आरव्या नहीं। यस, सर, अनन्या ने इनोसेंट आवाज में पूछा। विक्रम ने अपना सिर हल्का सा झटका दिया, जैसे कोई सोच को दूर कर रहा हो। नथिंग। कॉफी जल्दी चाहिए। 5 मिनट, अनन्या ने कहा और कॉफी मशीन की तरफ मुड़ी। लेकिन वो फील कर सकती थी, विक्रम उसे देख रहा था। उसकी नजर उसकी पीठ पर थी। ये क्या है? अनन्या की आत्मा ने पूछा। पता नहीं, आरव्या ने जवाब दिया। बट आई हैव बैड फीलिंग अबाउट दिस। अनन्या ने कॉफी बनाई, परफेक्टली स्ट्रॉन्ग, परफेक्ट टेम्परेचर। फिर एक ट्रे में रखकर विक्रम की टेबल पर ले गई। विक्रम खिड़की के पास बैठा था, बाहर देख रहा था। लेकिन जैसे ही अनन्या आई,
उसने अपना ध्यान उस पर केंद्रित किया। योर कॉफी, सर, अनन्या ने कहा और कप रखा। विक्रम ने एक सिप लिया, फिर थोड़ी हैरानी से अनन्या को देखा। परफेक्ट, उसने कहा। एग्जैक्टली हाउ आई लाइक इट। थैंक यू, सर। तुम्हारा नाम? विक्रम ने पूछा। अनन्या। अनन्या शर्मा। विक्रम ने उसे गौर से देखा। अनन्या, उसने धीरे से रिपीट किया, जैसे नाम को टेस्ट कर रहा हो। फिर उसने अपनी आंखें थोड़ी संकरी की। तुम्हारी आंखें कुछ फैमिलियर लग रही हैं। अनन्या का दिल जोर से धड़का। शिट, वो नोटिस कर रहा है। शायद सर, अनन्या ने हंसकर कहा। लोग कहते हैं मेरी कॉमन फेस है। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। फिर अपने फोन की तरफ देखा। अनन्या काउंटर पर वापस जाने लगी, लेकिन तभी विक्रम ने फिर से बोला, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? अनन्या चौंक कर रुक गई। आपको कैसे पता? विक्रम ने उसके माथे की तरफ इशारा किया। स्टिचेस के निशान। फ्रेश। एंड द वे you're मूविंग, केयरफुली, पेनफुली। हिट एंड रन? अनन्या शॉक थी। ये आदमी इतना ऑब्जर्वेंट कैसे है? हाँ, उसने धीरे से कहा। कुछ दिन पहले। ड्राइवर मिला? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज कैजुअल थी बट आंखें शार्प। नहीं, अनन्या ने कहा। विक्रम ने एक स्ट्रेंज स्माइल दी। मुंबई में ऐसा बहुत होता है। हिट एंड रन। और फिर कोई एविडेंस नहीं मिलता। उसके टोन में कुछ था, जैसे वो कुछ और कह रहा हो। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने उठाया। हाँ, मैं आ रहा हूं। 10 मिनट में उसने कॉल कट की और उठकर खड़ा हो गया। विक्रम ने अपना वॉलेट निकाला और 500 रुपए का नोट काउंटर पर रखा। कीप दी चेंज। लेकिन सर, कॉफी सिर्फ 80 रुपए की है। मैंने कहा, कीप इट, विक्रम ने फर्म आवाज में कहा। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन रुककर एक बार फिर अनन्या को देखा। सावधान रहना, अनन्या, उसने कहा। मुंबई खतरनाक शहर है, स्पेशली फॉर पीपल जिनके दुश्मन हों। और यह कहकर वो चला गया। बॉडीगार्ड्स उसके पीछे पीछे। अनन्या वहीं खड़ी रह गई, शॉक्ड। उसे कैसे पता? अनन्या की आत्मा ने पूछा। पता नहीं, आरव्या ने जवाब दिया। बट विक्रम राठौर कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। उसके पास रिसोर्सेज है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। शायद तभी मिस्टर शर्मा आए। कौन था वो? पता नहीं, अनन्या ने झूठ बोला। कोई बिजनेसमैन लग रहा था। मिस्टर शर्मा ने 500 रुपए का नोट देखा। इतना बड़ा टिप। रिच आदमी होगा। रिच से ज्यादा, अनन्या ने सोचा। डेंजरस। दोपहर 2 बजे अनन्या का शिफ्ट खत्म हुआ। वो थकी हुई थी बट उसे अभी और काम करना था। घर आकर उसने लैपटॉप खोला और अपवर्क पर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट की। फिर कुछ बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई किया। शाम 6 बजे उसे पहला रिस्पॉन्स मिला। नीड सिंपल वेबसाइट फॉर माई स्मॉल बिजनेस। बजट 150। डेडलाइन 5 डेज। अनन्या की आंखें चमक उठीं। $150 मतलब करीब 12,000 रुपए। उसने तुरंत प्रपोजल भेजा। अपनी स्किल्स एक्सप्लेन की। सैंपल वर्क दिखाया जो उसने रात भर में बनाया था। 2 घंटे बाद रिप्लाई आया। You're hired। अनन्या खुशी से चिल्लाई। यस, मेरा पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट। अच्छी शुरुआत है, आरव्या ने कहा।
स्लोली एंड स्टेडिली। अनन्या ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसकी नई शक्ति फास्ट लर्निंग काम कर रही थी। जो कोड नॉर्मली घंटों में लिखा जाता, वो मिनट्स में लिख रही थी। रात 10 बजे अनन्या थोड़ा ब्रेक लेने के लिए बालकनी में गई। मुंबई की रात सुंदर थी, लाइट्स, ट्रैफिक की आवाजें, दूर से ट्रेन की सीटी। तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर। हेलो? अनन्या शर्मा, एक लेडी की आवाज आई। प्रोफेशनल, क्रिस्प। हाँ, मैं मीना हूँ। मिस्टर विक्रम राठौर की पा। सर ने आपको एक जॉब ऑफर देने के लिए कहा है। अनन्या का मुंह खुला रह गया। जॉब ऑफर? मुझे? हाँ। सर को एक पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत है। सैलरी 80,000 रुपए पर मंथ प्लस बेनिफिट्स। इंटरेस्टेड? 80,000 रुपए। ये तो कैफे की सैलरी से 5 गुना ज्यादा था। लेकिन विक्रम राठौर, माफिया बॉस। मुझे सोचना होगा, अनन्या ने कहा। श्योर। आपको कल शाम 6 बजे राठौर टावर्स में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। 15th फ्लोर। आएंगी? अनन्या ने एक सेकंड सोचा। ये अपॉर्चुनिटी थी या ट्रैप? डेंजरस है, अनन्या की आत्मा ने वार्न किया। लेकिन यूजफुल भी हो सकता है, आरव्या ने काउंटर किया। विक्रम राठौर के कनेक्शंस, रिसोर्सेज। अगर मैं उसके साथ काम करूं, तो बहुत कुछ सीख सकती हूं। और शायद उसकी मदद भी मिल सकती है। मैं आऊंगी, अनन्या ने फैसला किया। ग्रेट। डिटेल्स आपको एसएमएस में भेज दी जाएंगी। गुड नाइट। कॉल कट हो गई। अनन्या ने फोन रखा और गहरी सांस ली। ये क्या हो रहा है, उसने सोचा। विक्रम राठौर ने मुझे क्यों जॉब ऑफर दी? सिर्फ कॉफी बनाने के लिए? नहीं, कुछ और है। तभी उसे एक डरावना ख्याल आया। क्या उसने मुझे पहचान लिया? क्या वो जानता है मैं आरव्या हूं? लेकिन कैसे? अलग चेहरा, अलग बॉडी, अलग आइडेंटिटी। अनलेस, आरव्या ने सोचा, अनलेस वो भी कोई ऐसा इंसान है जिसके पास स्पेशल पावर्स हैं। या उसे भी पहले जन्म की यादें हैं। नहीं, ये तो पागलपन था। लेकिन फिर भी कुछ तो था। विक्रम की वो आंखें, जिस तरह उसने अनन्या को देखा था, जैसे वो उसे पहचानता हो। अनन्या ने अपना सिर हिलाया। ओवरथिंकिंग बंद करो। कल इंटरव्यू पर जाओ। देखो क्या होता है। वो वापस अपने कमरे में गई और लैपटॉप पर वेबसाइट बनाने में लग गई। लेकिन उसके दिमाग के एक कोने में विक्रम राठौर का चेहरा था। उसकी वो इंटेंस गेस, उसके वो लास्ट वर्ड्स। सावधान रहना, अनन्या। मुंबई खतरनाक शहर है। क्या वो वार्निंग थी या थ्रेट? उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में एक लक्जरी पेंटहाउस, 40th फ्लोर। फ्लोर टू सीलिंग विंडो से पूरा मुंबई दिखता था। विक्रम राठौर अपने स्टडी में बैठा था, एक ग्लास ऑफ विस्की हाथ में, और सामने की स्क्रीन पर अनन्या की फोटो। नहीं, 2 फोटोज। एक अनन्या शर्मा की और दूसरी आरव्या सिंघानिया की। विक्रम दोनों फोटोज को गौर से देख रहा था। सैम आइज, वो फुसफुसाया। एग्जैक्टली सैम। उसका पा, मीना, उसके पीछे खड़ी थी। सर, बैकग्राउंड चेक कंप्लीट हो गया है। अनन्या शर्मा, 22 साल, ऑर्फिन, कैफे में काम करती है।
कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। एक्सीडेंट सर्वाइवर। एंड विक्रम ने पूछा, अपनी नजरें फोटोज से नहीं हटाते हुए। सर, वो प्रेग्नेंट है। 3 महीने। विक्रम का जॉ टाइटन हुआ। फादर? राहुल मल्होत्रा। बट उसने अनन्या को छोड़ दिया। अब किसी सिमरन कपूर के साथ है। कपूर कंस्ट्रक्शन की बेटी? विक्रम ने पूछा। हाँ, सर। विक्रम ने अपनी विस्की की एक सिप ली। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सर, आप सच में उसे हायर करना चाहते हैं? I mean, वो बस एक कैफे वर्कर है। विक्रम ने मीना की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक स्ट्रेंज इंटेंसिटी थी। वो कोई ऑर्डिनरी गर्ल नहीं है, मीना, उसने कहा। उसकी आंखें। मैंने वो आंखें पहले देखी हैं। आरव्या सिंघानिया में। बट सर, आरव्या सिंघानिया मर चुकी है। कार्डियक अरेस्ट। उसका फ्यूनरल भी हो चुका है। आई नो, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में कुछ था। दर्द? पछतावा? लेकिन क्या होगा अगर? उसने रुककर स्क्रीन को फिर से देखा। क्या होगा अगर सोल्स ट्रांसफर हो सकती हैं? रीबर्थ? मीना ने हैरानी से विक्रम को देखा। सर, आप सीरियसली? मुझे पता नहीं, विक्रम ने इंटरप्ट किया। बट मुझे पता लगाना है। इसलिए मैं उसे पास रखना चाहता हूं। ऑब्जर्व करना चाहता हूं। उसने अपना गिलास नीचे रखा और खड़ा हो गया। खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। अगर वो सच में आरव्या है, तो मुझे उसे बचाना होगा। उसके दुश्मन अभी भी वही हैं। मालविका, अर्जुन, नेहा। वो लोग अगर पता लगा ले, तो क्या होगा, सर? मीना ने पूछा। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींची। तो वो उसे फिर से मारने की कोशिश करेंगे। एंड दिस टाइम मैं उन्हें नहीं रोक पाऊंगा। सर, आप आरव्या को पहले से जानते थे? मीना ने केयरफुली पूछा। विक्रम की आंखों में एक दर्द भरा एक्सप्रेशन आया। हाँ, मैं उसे जानता था। बहुत अच्छे से। उसने पॉज किया। एक्चुअली, मैं उससे प्यार करता था। अगले चैप्टर में अनन्या का इंटरव्यू विक्रम राठौर के ऑफिस में। क्या विक्रम उससे डायरेक्ट सवाल पूछेगा? और क्या अनन्या को पता चलेगा विक्रम और आरव्या के बीच का कनेक्शन?